आज हम देखने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। आप देखिएगा, ये रहा हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव, जिसके एक बिंदु पर माइनस Q आवेश है और एक बिंदु पर प्लस Q आवेश है। इसका मध्य बिंदु O है और वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी 2L है। इसको हम मान लेते हैं। मानने को क्या है, हम A मान सकते हैं, B मान सकते हैं, कोई X मानता है, कोई Z मानता है। कैसे भी आपको मानने में है, आप जो चाहे वो मान सकते हैं, लेकिन हम कुछ अलग अंदाज से मानते हैं। हम इसको G मानते हैं, हम इसको F मानते हैं, हमारा, ताकि कहने में बहुत अच्छा लगे। हमारा वैद्युत द्विध्रुव GF है। GF तो आप लोग बहुत जल्दी याद कर लेते होंगे क्योंकि GF के बारे में सब जानते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी L हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी L हो जाएगी। अब निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। इससे R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में, इधर होता तो अच्छी स्थिति में और इधर है तो निरक्षीय स्थिति में। यहाँ से आप देखते रहिएगा ध्यान से डायग्राम। यहाँ पर कोई बिंदु P है। प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर और माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर। ये हो गया E1 और ये हो गया E2 आपका। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। इसके अब हम घटक बनाएंगे, दो घटक। ऊपर वाला होगा E1 साइन थीटा, नीचे वाला होगा E2 साइन थीटा। ये वाली दूरी है R और इसके दो घटक और होंगे। एक हो जाएगा E1 कॉस थीटा और दूसरा हो जाएगा E2 कॉस थीटा। ये वाला कोण थीटा और ये वाला कोण थीटा। आई होप आप लोगों को डायग्राम समझ में आया होगा। अब व्यंजक का सत्यापन। व्यंजक, अब देखिएगा व्यंजक का सत्यापन। व्यंजक का सत्यापन। सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत आती है कि जो परिभाषा है इसकी हम ये लिखें कैसे। मैं आपको इतने इजी तरीके से बताऊंगा परिभाषा कैसे लिखना है। केवल आप डायग्राम को देखते जाइए और डायग्राम से लिखते जाइए। बहुत ज़्यादा आपको परिभाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता है एग्जाम में। जितना हमने बनाया है डायग्राम, जैसे जैसे बनाया है वैसे ही हमको लिख देना है। बहुत ज़्यादा परिभाषा की आवश्यकता नहीं है लिखने की। देखिएगा, हमने बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले हमने माना एक वैद्युत द्विध्रुव GF है। आप बहुत ही आसान तरीके से याद रखिए। माना वैद्युत द्विध्रुव GF है। GF जो हमने माना है वही तो हमने लिखा है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव GF है तो हमने लिख दिया माना एक वैद्युत द्विध्रुव GF है, जिसके बिंदु G पर माइनस Q आवेश है। जिसके बिंदु G पर माइनस Q आवेश है तथा
बिंदु F पर प्लस Q आवेश रखा है इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी बीच की दूरी 2L है। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमने जो डायग्राम बनाया वही लिखा है। मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता रहा हूँ। माना एक विद्युत द्विध्रुव, आप जो मैंने लिखा है उससे भी मत लिखिएगा, आपको जैसे मैं समझा रहा हूँ ध्यान से समझिएगा, वैसे ही आप लिखिएगा। आप डेफिनेशन खुद से फाइंड कर लेंगे। माना एक विद्युत द्विध्रुव GF है, आप लोगों को दिख रहा होगा। माना एक विद्युत द्विध्रुव GF है जिसके G बिंदु पर माइनस Q आवेश है और F बिंदु पर प्लस Q आवेश है। वही हमने लिख दिया है। देखो, माना एक विद्युत द्विध्रुव GF है जिसके बिंदु G पर माइनस Q आवेश है तथा बिंदु F पर प्लस Q आवेश रखा है। दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 2L है। वही हमने लिखा है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है जिससे R दूरी यहाँ से लगाकर यहाँ तक जो दूरी हमने मानी है वो R है। यहाँ पर स्थित एक बिंदु है P जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हमें ये वाली दूरी फाइंड करनी है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है ये हमें निकालना है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे जिससे हम निकाल लेंगे। अब हम आपको ले चलते हैं त्रिभुज OFP में। त्रिभुज OFP में ये 90 अंश का होगा, ये भी 90 अंश का होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय आप सब लोग अच्छे से जानते होंगे। कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या है? PF का स्क्वायर कर सकते हैं आप। PF स्क्वायर लिखें या FP स्क्वायर लिखें, दोनों की बात एक ही है। और आधार क्या है? आधार है आपका FO OF का स्क्वायर प्लस लंब क्या है? PO लंब क्या है? PO का स्क्वायर, OP का स्क्वायर। अब PF का स्क्वायर इजकल टू OF कितना है? OF देख लो, यहाँ पर L है क्योंकि ये जो पूरी दूरी है G से F कह रहे, GF के बीच की दूरी कितनी है? 2L। GF के बीच की दूरी कितनी है? 2L। तो मध्य बिंदु O है, तो इधर की L और इधर की L मिल करके ही तो बनी है 2L। तो इधर की यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? L। तो इसका L का स्क्वायर प्लस OP यहाँ से O और ये O और ये P, OP के बीच की दूरी हमने ये वाली मान रखी है R, तो R का स्क्वायर। अब PF इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। जब
P और F के बीच की दूरी जब इतनी निकली है √L² प्लस R², P और G की बीच की दूरी भी इतनी ही होगी, क्योंकि P और G बराबर है किसके, P और F के। तो PF बराबर है PG के, PF बराबर है PG के, तो जितनी दूरी PF की है उतनी ही दूरी PG की होगी। यानी कि हम लिख सकते हैं PG बराबर √L² प्लस R², और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √R² प्लस L²। बात तो वही है, चाहे आप ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, दोनों तरीका सही है। अब हम डेरिवेशन करना शुरू करते हैं। यहाँ से मेन काम यहीं से है, अब शुरू हो रहा है। प्लस क्यों आवेश के कारण, प्लस क्यों आवेश के कारण, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो यहाँ पर देखो, प्लस क्यों ये है, इसके कारण, प्लस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही, वो फाइंड करना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक आवेश के लिए आपने फार्मूला पढ़ा होगा, E होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q/R², इतना आपने पढ़ा होगा। अब इसी को हम E1 मान लेते हैं। E1 प्लस क्यों आवेश के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए E1 मान रहे हैं। E1 1/4 पाई E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q/, यहाँ से P और F के बीच की हमने क्या निकाला था दूरी, R² प्लस L²। जब ये इतनी है तो ये भी इतनी ही होगी, R² प्लस L²। तो यही वाली दूरी यहाँ पर रख देनी है, √R² प्लस L का स्क्वायर, R का स्क्वायर है तो इसीलिए यहाँ पर होगा होल स्क्वायर। अब इसको हल करते जाइएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q/, यहाँ पर इसको ऐसे लिखा जा सकता है, R² प्लस L² 1/2, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 और इधर का 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। तो E1 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q/R² प्लस L², E1 इतना निकला। अब माइनस क्यों आवेश के कारण, माइनस क्यों आवेश के कारण, माइनस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब माइनस क्यों आवेश के कारण, तो यहाँ पर E2 कर लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q/, दूरी तो सेम ही है। माइनस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूरी सेम है, तो यहाँ पर जितनी ये है उतनी ये है, तो यहाँ पर लिखेंगे R² प्लस L² का होल स्क्वायर। तो E2 भी कितना निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q/, यहाँ पे आएगा R² प्लस L², ये निकला E2 का मान, E2 का मान। अब निकालेंगे, अब E1 व E2 हमने निकाल लिया। अब देखते हैं बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। बिंदु लिखेंगे, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत
क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इजिकल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। क्योंकि ये जो दो घटक हैं E1 व E2 ये जुड़ जाएंगे, E1 व E2 जो घटक हैं ये आपस में जुड़ जाएंगे। E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे के विपरीत हैं, इसीलिए ये एक दूसरे से कट जाएंगे। तो ये एक ही दिशा में है, E1 व E2 एक ही दिशा में है, जिसके कारण ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो हम देखते हैं कि जो E1 है वो E2 के बराबर है। जो E1 है, जो E1 इक्वल टू E1 cos थीटा E2 cos थीटा। E1 बराबर है किसके? E2 के। तो E1 की जगह पर E2 भी रख सकते हैं और E2 की जगह पर E1 भी रख सकते हैं। E1 बराबर है E2, तो E इजिकल टू यहाँ पर कर सकते हैं E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा। E इजिकल टू हो जाएगा 2E1 cos थीटा। मेन समीकरण ये निकली। इसमें E1 का मान लिख देंगे, क्योंकि E1 और E2 बराबर कैसे हैं? क्योंकि देखो E1 बराबर 1/4πε0 प्लस L स्क्वायर। जितना मान ये है E1 का उतना ही मान E2 का है। E2 इजिकल टू 1/4πε0 प्लस L स्क्वायर, इसीलिए E1 व E2 बराबर है। अब लिख देंगे E इजिकल टू 2, ब्रैकेट लगा लेंगे। E1 का मान चाहे E2 का मान रख दो चाहे E1 का मान, क्योंकि मान दोनों सेम ही हैं। तो 1/4πε0 Q अपान R² प्लस L स्क्वायर, ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। बाहर लिख देंगे cos थीटा। अब cos थीटा आपने पढ़ा होगा, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आओ इसमें देखते हैं आधार क्या है। देखो, त्रिभुज POF ले लो या त्रिभुज PGO ले लो, सभी में आधार क्या है? L है। सभी में आधार L है और कर्ण क्या है? √R² प्लस L स्क्वायर। इसमें भी √R² प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ पर ले लेंगे कर्ण क्या, आधार क्या है? L, और यहाँ पर कर्ण क्या है? √R² प्लस L स्क्वायर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब जो cos थीटा का हमने मान निकाला है 1/√R² प्लस L स्क्वायर, वो मान यहाँ पर रख देना है। यहाँ पर रखना है E इजिकल टू 1/4πε0 Q अपान R² प्लस L स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा की जगह पर ये वाला मान रखना है, रख दो उठा के, R² प्लस L स्क्वायर का 1/2, क्योंकि अंडर रूट को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा 1/4πε0, यहाँ पे हो जाएगा QL, इसकी मल्टीप्लाई हो गई। तो इसकी पावर यदि कुछ ना हो तो इसकी पावर 1 मानते हैं, इसकी पावर 1 है और यहाँ पर कितना है? 1/2। तो R² प्लस L स्क्वायर, ये दोनों सेम है ना, R² प्लस L स्क्वायर, R² प्लस L स्क्वायर, ये दोनों सेम है तो इनके घाते जुड़ जाएंगी। 1 प्लस 1/2 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे थोड़ा और देखिएगा, E बराबर 2 E1 1/4πε0 QL अपान, यहाँ पर 2 1 2 और 1 3, तो यहाँ पर हो जाएगा R² प्लस L स्क्वायर 3/2।
आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पे आप देखिएगा ई इजकल टू, हाँ अब आप यहाँ पर देखिएगा ई इजकल टू ये वाला जो 2 है वो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं 1/4πε0। ये 2 यहाँ पर चला जाएगा तो q इंटू 2l हो जाएगा, अपान हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का 3/2। अब हम जानते हैं कि p इजकल टू क्या होता है, p इजकल टू होता है q इंटू 2l। तो यहाँ पर यही वाला मान, क्योंकि q इंटू 2l है तो q इंटू 2l बराबर होता है p, तो q इंटू 2l की जगह पर हम p रख सकते हैं, रख दो u इक्वल टू 1/4πε0। यहाँ पर p हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का 3/2। अब देखिएगा यहाँ पर जो r का मान है वो बड़ा है l से, इसीलिए जो r स्क्वायर का मान और भी बड़ा होगा l स्क्वायर से, इसीलिए l स्क्वायर बराबर 0 मान लेंगे। l स्क्वायर क्या हो जाएगा, नगण्य यानी कि 0। अब यही वाला मान l स्क्वायर की जगह पर भर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा e बराबर 1/4πε0 p अपान, यहाँ पर हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की जगह पर 0 का होल स्क्वायर का 3/2। तो यहाँ पर लिखेंगे e बराबर 1/4πε0 p इजकल टू, यहाँ पर हो जाएगा r स्क्वायर की पावर 3/2। अब 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, e बराबर 1/4πε0 p अपान r क्यूब। यही है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। जो निकालना था वो हमने निकाल दिया, यही निकालना था, यही है फार्मूला। अब इसको सदिश रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, सदिश रूप में तो हो जाएगा ई वेक्टर इजकल टू -1/4πε0 p√r³। ये हो गया आपका सदिश रूप में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग कमेंट में बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ये डेरिवेशन यदि आपको बहुत इजीली तरीके से और इससे भी आसान तरीके से सीखना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मात्र 2 लोगों को शेयर कीजिए।